अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आई डू होप कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपना घरों में सेफ़ एंड साउंड होंगे। कॉम्प्रीहेंशन हमारा टॉपिक बेटे चल रहा था, इंट्रोडक्शन हो गया हुआ ऑलरेडी। वंस अगेन एक बार फिर फॉर्मली कहता हूँ मुज़फ़्फ़र कुरैशी, और इंग्लिश हम डिस्कस कर रहे थे ऑलरेडी। कॉम्प्रीहेंशन पैसेज के जो क्वेश्चन था हमारा कॉम्प्रीहेंशन का, उसके हमने 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हुए हैं और फाइनली आज हमारा जो है ये लास्ट लेक्चर है। और जस्ट टू गिव यू अ फ्लैशबैक, लास्ट लेक्चर में हमने जो आखिरी क्वेश्चन डिस्कस किया था दैट वाज वोकैबुलरी। ठीक है, मैं उसको एक बार फिर ताकि वहाँ से कनेक्ट हो जाए आप लोगों का, मैं लिख देता हूँ। जो वोकैबुलरी के क्वेश्चंस थे, ठीक है, इसमें मैंने आपको छठा गालबन हमारा क्वेश्चन था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि 4 तरह के, ठीक है, बल्कि इसकी बजाय हम उसको 4 तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक तो आ जाते हैं आपके सिनोनिम्स, ठीक है। 7 पर आपके आ जाते हैं एंटोनिम्स। फिर नंबर 8 पर मैंने आपसे कहा था कि इसमें आ जाते हैं जी सिनोनिम वेरिएंट। और नंबर 9 पे मैंने आपसे कहा था कि इसके एंटोनिम वेरिएंट जो है ये आ जाते हैं। ये बेसिकली चारों क्वेश्चन जो हैं नंबर 6, 7, 8, 9, ये बुनियादी तौर पर आपका एक ही क्वेश्चन है जिसको हम वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो कहते हैं। और उसमें मैंने आपको बार बार बताया था कि सिनोनिम्स डिस्कस करते हुए, एंटोनिम्स डिस्कस करते हुए, क्योंकि आपको एक सर्टन कॉन्टेक्स्ट में चीज़ें आ रही हैं, एक पैराग्राफ की सूरत में, एक जुमले में से एक वर्ड पिक आउट करके जो है आपसे उसका सिनोनिम जो है वो पूछा जा रहा है। तो यू मस्ट बी अवेयर इनफ कि आपने उस सिनोनिम को जो है वो उसके सर्टन कॉन्टेक्स्ट में ही उसको रिप्लाई करना है। ठीक है, ये सर्टन कॉन्टेक्स्ट में ही उसका सिनोनिम जो है, उस वर्ड का सिनोनिम जो है वो पिक करना है। और इसकी एग्जांपल्स जो है वो उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वो हम पिछले लेक्चर में जो है वो काफ़ी डिटेल से जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो मेरे बच्चे आते हैं जिनको हम कहते हैं डिटेल्ड क्वेश्चंस। अब डिटेल क्वेश्चंस आपको शायद उसके नाम से ये लग रहा होगा कि जिसमें बहुत ज़्यादा कोई डिटेल्स दी गई हैं, ठीक है, उसको हम डिटेल क्वेश्चंस कहते हैं। नहीं, डिटेल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? दे एक्चुअली रिक्वायर a detailed analysis of the text। इसमें पूरी उसकी जो डिटेल्ड एनालिसिस है वो आपसे जो है वो पूछा जा रहा होता है। और नॉर्मली ये स्टार्ट कैसे होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं जी ऑल कैन बी द रीजन ऑफ दिस इवेंट एक्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है मैं आपके लिए उसको रेड अंडरलाइन भी कर रहा हूं, दैट इज एक्सेप्ट। अब इसीलिए इसको डिटेल्ड क्वेश्चन कहा जाता है कि पूरे टेक्स्ट का एक एनालिसिस करने के बाद आपको ये जानना होता है कि क्या चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी सारी 3 ऑप्शंस आपको वो देगा,
जो कि उसकी रीजंस होंगी, ठीक है। और एक ऑप्शन जो है वो आपको देगा कि वो उस टेक्स्ट का हिस्सा जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो उस जो नहीं है चीज़ उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। एक और एग्जांपल इस तरह से भी बाज़ात ये पूछ लिया जाता है कि all of the following is true except, अब यहां पर भी जो है वो आपका कीवर्ड क्या है, एक्सेप्ट। या इसी सवाल को एक और अंदाज में भी पूछ लिया जाता है, वो है कि जी व्हाट इज not the part of this discussion, कि क्या चीज़ जो है वो इस डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी फिर आप बच्चों के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट। आपने वो चीज़ नहीं आइडेंटिफाई करनी जो कि इस डिस्कशन का हिस्सा है, आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई करनी है जो इस डिस्कशन का, उस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। अब ये सवाल ट्रिकी क्यों हो जाता है, ठीक है, मैं इधर लिख भी देता हूँ। इस वाले डिटेल्ड क्वेश्चंस की जो कह लें कि केयरफुल रहने वाली चीज़ें हैं, बी केयरफुल। किन चीज़ों के बारे में आपने केयरफुल रहना है? What is याद रखें, हमारा फ्लो बना होता है जब हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कर रहे होते हैं, तो हमारा फ्लो क्या होता है, नेचुरल फ्लो क्या होता है हमारा? नेचुरल फ्लो ये होता है कि वो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है जो कि पैसेज का हिस्सा हैं। नेचुरल फ्लो ही है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन का पर्पज़ ये है कि यू हैव बीन गिवन अ पैसेज एंड यू आर आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट दैट पैसेज एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बेसिकली आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, ठीक है। तो फ्लो हमारा ये बना होता है कि हमने एक पैसेज दिया हुआ है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसी को हमने जो है वो कंसिडर करना है। लेकिन यहाँ पर उसके टोटल रिवर्स है, यहाँ पर आपने उस चीज़ को फोकस करना है जो पैसेज का हिस्सा नहीं है, ठीक है जी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपने जो नेगेटिव कोडिंग है उसके बारे में मैं इसको आप बच्चों के लिए एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ। नेगेटिव कोडिंग या रिवर्स कोडिंग। रिवर्स कोडिंग क्या है? रिवर्स कोडिंग ये है कि आप क्वेश्चन के अंदर ही नहीं ऐड कर देते हैं, ठीक है। और ये वो सवाल है जिसका हम डे टू डे में बहुत ही गलत जवाब देते हैं, बहुत ही गलत जवाब देते हैं। नेगेटिव कोडिंग का बहुत ही गलत जवाब देते हैं। मैं आपको भी एग्जांपल्स दूंगा तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मसलन मैंने कहा कि नेगेटिव कोडिंग क्या है कि जब क्वेश्चन के अंदर ही आप नहीं ऐड कर दें। अब हम क्या करते हैं, आप जनरली अपना ज़रा आइडेंटिफाई करें, आप अपने बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करें। हम क्या करते हैं, हमसे कोई पूछे कि तुमने जाना नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जवाब क्या होता है, नहीं। हालांकि वो क्या पूछ रहा है, वो हमसे पूछ रहा है कि क्या तुमने जाना नहीं है, और अगर हमने नहीं जाना तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, हाँ। हमसे को कहते हैं खाना नहीं खाया, अब हमने खाना नहीं खाया हुआ, ठीक है, वो भी हमसे ये कह रहा है कि तुमने खाना नहीं खाया। हमें क्या कहना चाहिए कि हाँ जी। इसका मतलब क्या होगा कि आप उसकी स्टेटमेंट, उस नेगेटिव स्टेटमेंट से एग्री कर रहे हैं कि हाँ मैंने खाना नहीं खाया। लेकिन हम क्या जवाब देते हैं, हमसे कोई पूछे खाना नहीं खाया तो हम कहते हैं नहीं,
ठीक है, गोया हम उसकी स्टेटमेंट का उलट जवाब दे रहे होते हैं। जब हम नहीं कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने, इन एक्चुअल इसका मतलब ये है कि हमने खाना खाया हुआ है। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, कि नेगेटिव कोडिंग में अक्सर हम कहते हैं जाना नहीं है, वो कहता है नहीं, हालांकि उसे, अगर उसने नहीं जाना तो उसको कहना चाहिए हाँ। ठीक है, या हम कहते हैं तुम्हें ये सूट पसंद नहीं आया। अब अगर उसको सूट पसंद नहीं आया तो उसको क्या कहना चाहिए? यस। इसका मतलब क्या होगा कि हाँ मुझे सूट पसंद नहीं आया। लेकिन हम क्या कहते हैं? सूट पसंद नहीं आया, हम कहते हैं नहीं। ठीक है, तो ये नेगेटिव कोडिंग हम आम डे टू डे लाइफ में भी गलत करते हैं। तो यहाँ पे भी जब वो क्वेश्चन में ही नहीं ऐड करते हैं तो हम उसी पैटर्न के तहत, वो जो हम आम डे टू डे लाइफ में फॉलो कर रहे होते हैं, हम उसका जवाब उलट दे देते हैं। जहाँ नहीं कहना होता है वहाँ हाँ कह देते हैं, और जहाँ हाँ कहना होता है वहाँ नहीं कह देते हैं। सो ये जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं मेरे बच्चे, इनको आपने बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करने हैं। ऑल्दो दे लुक वेरी सिंपल, ठीक है, आपको बज़ाहिर लगेगा कि ये तो कोई मसला ही नहीं है, ये तो बड़ा इजीली पता चल जाएगा भी कौन सी चीज़ उसमें उस पैराग्राफ का हिस्सा नहीं है। बट इवन देन यू विल हैव टू बी एब्सोल्युटली विजिलेंट, एब्सोल्युटली अवेयर कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है। याद रखें, वैसे भी हम अदरवाइज भी कहते हैं कि अ गुड स्पीकर इज़ ऑलवेज अ गुड लिसनर। ठीक है, अच्छा स्पीकर वो होता है जो अच्छा सुनने वाला होता है, बिकॉज वो सुनेगा, उसे सवाल की समझ आएगी तो वो उसका जवाब देगा ना। सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर क्वेश्चन। ख़ास तौर पे जो डिटेल्ड क्वेश्चंस हैं उनमें तो आपने मेरे बच्चे बहुत ही ध्यान से उसको अटेम्प्ट करना है। रीज़न बीइंग कि यहाँ आपसे वो चीज़ नहीं पूछी जा रही जो है, यहाँ आपसे वो चीज़ पूछी जा रही है जो कि उसका हिस्सा नहीं है। अच्छा जी, डिटेल क्वेश्चन से अगर हम आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो होता है रेफरेंस क्वेश्चंस। ठीक है जी, ये रेफरेंस क्वेश्चंस जो हैं ये दो तरह के जो है वो होते हैं। एक तो मैं इनको बल्कि अलग ही लिख देता हूं, एक कैटेगरी अलग इनकी बना देता हूं। नंबर 1 रेफरेंस क्वेश्चन ही की ये टाइप है, ये याद रखिएगा। वो होता है रेफरेंस टू लाइन, और समटाइम होता है रेफरेंस टू समटाइम ये होता है जी रेफरेंस टू पैराग्राफ। ठीक है, रेफरेंस टू लाइन या रेफरेंस टू पैराग्राफ। अब रेफरेंस टू लाइन या रेफरेंस टू पैराग्राफ क्वेश्चन क्या होता है? वो आपसे पूछता है द वर्ड reprieve in line 20 means। ठीक है, अब नीचे वो उसकी जो है वो ऑप्शन दे देगा, मसलन जो भी ABCD ऑप्शंस दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर बेटे कि आपने इस तरह का जब क्वेश्चन आए रेफरेंस टू लाइन या रेफरेंस टू पैराग्राफ की भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। पैराग्राफ की एग्जांपल उस तरह से दे देते हैं, द पैराग्राफ 2 refers to a phenomena of, आगे वो उस पैराग्राफ में जो भी डिस्कशन हुई है वो आपको वो डिस्कशन पूछ लेगा। ठीक है, कोई वर्ड पूछ लेगा सर्टेन, या पूरे पैराग्राफ का रेफरेंस देके जो है उसके मुतालिक क्वेश्चन कर लेगा कि इस पैराग्राफ का जो थीम है, इस पैराग्राफ की जो बेसिक डिस्कशन है, इस पैराग्राफ का जो क्रक्स है वो बुनियादी तौर पर क्या है। ये दो तरह के सवाल पूछ लेते हैं। इसमें जो खास तौर पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये वाली है वर्ड। जब वो रेफरेंस टू लाइन में कोई वर्ड पूछेगा तो फिर आपको जो है उसके बारे में केयरफुल रहना है। इसलिए केयरफुल रहना है मेरे बेटे उसमें कि आपने
कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली वो वर्ड बताना है। कल हम इसकी बेशुमार एग्जांपल्स कर चुके, ठीक है, कि एक ही वर्ड को जो है वो आप मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मसलन कल भी हम बात कर रहे थे कि एक वर्ड है जी स्मार्ट, ठीक है, तो स्मार्ट को जो है वो आप हैंडसम के मानों में भी यूज़ कर सकते हैं, थिन के मानों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक वर्ड एक आप उसको इंटेलिजेंट के मानों में भी यूज़ कर सकते हैं, शार्प पेन के मानों में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको एक वर्ड आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, एक वर्ड आप करवाया था रेटल, ठीक है। रेटल को आप शिवर ट्रेम्बल के मानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और शिवर उसी जो रेटल है उसको आप जो है वो कंफ्यूज्ड के मानों में भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। कल भी हमारी बात हुई थी कि व्हेन आई क्रॉस द थ्रेशोल्ड फॉर बैंक आई गेट रेटल्ड, वहाँ पे रेटल्ड कंफ्यूज के मानों में था। फिर एक वर्ड है मसलन ग्रैस्प, ठीक है। अब ग्रैस्प जो है वो वैसे आप यूज़ करते हो, आप कह लें कि ग्रैब करने के मानों में, टू होल्ड ऑन टू समथिंग, ठीक है। लेकिन ग्रैस्प का एक मतलब अंडरस्टैंड भी होता है, जैसे वो कहते हैं कि ही कुड नेवर ग्रैस्प द एबिलिटिव एब्सोल्यूट, वहाँ पे ग्रैस्प का मतलब क्या है, उसको समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। इसी तरह एक वर्ड है, एक और वर्ड आपको बता देता हूँ, एक वर्ड है रिच। अब रिच का आप जो है अदरवाइज आप क्या यूज़ करोगे, फर्टाइल, सॉरी, रिच को आप यूज़ करोगे एफिलेंट के मानों में, वेल्दी के मानों में, वेल ऑफ के मानों में, वेल टू डू के मानों में। लेकिन इसी रिच को जो है वो फर्टाइल के मानों में भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वो वहाँ कहते हैं कि जी आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, ठीक है, क्लियरिंग इन द स्काई में सेकंड चैप्टर आपका फर्स्ट ईयर का, ठीक है। तो वहाँ पर रिच किन मानों में इस्तेमाल हुआ है, फर्टाइल के मानों में, ज़रख़ीज़ के मानों में, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें जो है वो आपने बड़े ध्यान से, और ख़ास तौर पे फिर एक और चीज़ इसमें, बल्कि मैं इधर इसको लिख देता हूँ ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी हो जाए, दोनों चीज़ें ये लिख देता हूँ इसमें। एक तो आपने अभी जैसे मैंने बताया कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स पे जोर रहेगा आपका, और दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे पुत्र वो है बी केयरफुल अबाउट idioms एंड प्रोवर्ब्स। अगर कोई इडियम या प्रोवर्ब्स आ जाए तो उसके बारे में भी बहुत मोहतात रहना है, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट idioms एंड प्रोवर्ब्स। आप देखें इसी क्लियरिंग इन द स्काई की हम बात कर लेते हैं, उसमें वो कहते हैं कि व्हेन ही मेड अप हिज माइंड, अब मेड अप हिज माइंड जहन बना लेना नहीं है, मेड अप हिज माइंड क्या है, फैसला कर लेना, ठीक है। या जैसे उसमें आपके इसी चैप्टर 1 में है बटन में वो कहते हैं कि ही रिमूव्ड हिज हैट एज नॉर्मा ओपन द डोर, ठीक है। अब वहाँ पे रिमूव्ड हिज हैट क्या है, वो हैट उतारना नहीं है, रिमूव्ड हिज हैट का मतलब है झुककर ताज़ीम से सलाम करना। ये इडियमेटिक लैंग्वेज में जो है वो इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इडियम्स और कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स के बारे में जो है आपने बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है। तो यही बेसिकली रेफरेंस टू लाइन जो है वो, या रेफरेंस टू पैराग्राफ, उसके यही 2 पॉइंट हैं। दूसरा जो रेफरेंस का क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, रेफरेंस टू पर्सन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट जो है इसमें आता है अक्सर ही, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है कि कोई प्रोनाउन हाईलाइट कर दिया जाता है, ठीक है, कोई फ्रेज़ हाईलाइट कर दी जाती है, और आपसे पूछा जाता है कि ये प्रोनाउन या ये फ्रेज़ जो है ये किसकी तरफ इशारा कर रही है। मसलन मैं कहता हूँ Betterings survived the tough and testing
atmosphere of Mars. Soon they became at home with it. ठीक है, ये एक जुमला मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। अब इसमें वो क्या करेगा, दे को हाईलाइट कर देगा, दे को अंडरलाइन कर देगा और आपसे पूछेगा कि द वर्ड दे रेफर्स टू, ठीक है। अब ये रेफरेंस टू पर्सन है, ठीक है, ये रेफरेंस टू नाउन भी आप इसको जो है वो कह सकते हैं, नॉट नेसेसरीली पर्सन, ठीक है, इट कैन बी नाउन एज वेल, एनी नाउन और फिनोमेना। नाउ दे हियर दैट रेफर्स टू बिटरिंग्स, ठीक है, बिटरिंग फैमिली की तरफ जो है वो रेफर कर रहे हैं दे। सो हम इसका जवाब क्या देंगे कि जी दे इज रेफरिंग टू बिटरिंग फैमिली, दे इज रेफरिंग टू बिटरिंग्स, ठीक है जी। सो ये हमारा जो है रेफरेंस टू पर्सन्स का क्वेश्चन जो है वो इस तरह से सॉल्व करना है हमने। और ये दो ही तरह के इसमें क्वेश्चन आते हैं, या तो आपसे वो रेफरेंस टू लाइन पूछ लेगा, ठीक है, रेफरेंस टू लाइन का मतलब ये है कि किसी सर्टन लाइन में कोई वर्ड दिया हुआ है या पैराग्राफ में अगर कोई चीज़ दी हुई है तो पैराग्राफ का जो पूरा थीम है वो आपसे पूछ लेगा, या फिर वो आपसे रेफरेंस टू पर्सन पूछ लेगा, रेफरेंस टू नाउन, उसमें सिर्फ प्रोनाउन वगैरह को हाईलाइट करेगा और बताएगा कि जी पूछेगा आपसे सॉरी कि ये प्रोनाउन जो है ये अल्टीमेटली किसको रेफर करता है। नेक्स्ट चलें जी, हम हमारा नंबर 14 क्वेश्चन जो है दैट इज कॉल्ड मेन आइडिया क्वेश्चंस। अब ये बड़े ट्रिकी जो है बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होता है मेन आइडिया क्वेश्चन जो है, दैट इज़ अ वेरी टफ थिंग टू हैंडल। वजह उसकी क्या है, क्योंकि उसमें जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाता है, मैं इसके नीचे लिख ही देता हूँ, बल्कि हर्डल्स इसकी क्या हैं, multiple themes are discussed। इसके बाद distraction is very common। दो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपके लिए मसला यहाँ पे करती हैं। नंबर 1 तो क्या है कि इसमें मल्टीपल थीम्स डिस्कस होते हैं, ठीक है, जो आपकी बात ख़ास तौर पे जो ई कैट में जो हमारे पैसेजेस आते हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल थीम्स जो है वो दिए होते हैं, लेंथी पैसेज होता है। लेंथी पैसेजेस का अल्टीमेटली लामोहला मतलब ये है कि अगर पैसेज लेंथी है तो उसमें मुख्तलिफ तरह के थीम्स जो हैं वो डिस्कस किए गए होंगे, ठीक है, और चूँकि थीम्स डिफरेंट होते हैं इसलिए वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी कॉमन, ठीक है। मैं भी आपको एग्जांपल इसकी देता हूँ कि किस तरह से वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो हो सकती है। अब आपने करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, आपने करना है जी, आपने अगर पैसेज लेंथी है मेरे पुत्र तो आपने अपना फोकस बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश करना है। लंबे पैसेज में आप याद रखें फोकस विल बी द की टू सक्सेस। अगर आप जितना फोकस्ड होके, जितना आप अपने आप को बिल्कुल उसी पे फिक्स करके, पैसेज पे फिक्स करके काम करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो स्टार्ट है और जो एंड है, ये एंडिंग है पैराग्राफ की,
उसके बारे में बहुत मोहतात रहें, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हम ये करते हैं कि जो इम्पैक्ट आता है ना हमें कोई भी चीज़ पढ़ते हुए, पैराग्राफ ख़ास तौर पे पढ़ते हुए, तो जो पहला पैराग्राफ है ना या पहली 2-4 लाइन्स हैं, उससे ना हमारे जहन में लाशऊरी तौर पे, मतलब दैट इज़ समथिंग बियॉन्ड आवर कंट्रोल आई शुड से, तो लाशऊरी तौर पे हमारे जहन में एक इमेज बन जाता है कि ये पैसेज जो है ना वो इस टॉपिक के मुतालिक है। ठीक है, इसका मरकज़ी टॉपिक क्या है वो ये है, या इसके रिवर्स भी हो जाता है समटाइम। जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं ख़ास तौर पे, क्योंकि कंक्लूजन अमूमन पैसेजेस का या कोई भी पीस ऑफ राइटिंग जो है उसका कंक्लूजन बहुत पावरफुल होता है। ठीक है, बिकॉज अपना जो राइटर है वो अपनी पीक को हिट करता है ना उस पर। ठीक है, पूरी उसने जो डिस्कशन की होती है, आप बुक भी पढ़ते हो तो क्या होता है, आप मूवी देखते हो, ड्रामा देखते हो तो क्या होता है, सबको इंतज़ार किस चीज़ का होता है, एंड क्या होगा जी। ठीक है, एंड पे जी सुल्ताना को तलाक होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो वो एंड पे हमारा फोकस होता है, क्योंकि राइटर ने अपना वो जो सारा थीम चलाया होता है पीछे, जो सारी स्टोरी चलाई होती है, उसको अल्टीमेटली एक्सपोज कहाँ जाके होना होता है, कंक्लूड कहाँ होना होता है, एंड पे जाके होना होता है। तो एंड जो है वो हमें समटाइम वो इतना पावरफुल होता है कि हमारे जहन में एंड ही रह जाता है, बाकी पिछली सारी स्टोरी जो है वो क्या है, वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं एक ड्रामा के आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ड्रामास मूवीज़ के एग्जांपल मैं इसलिए दे देता हूँ कि वो आप देखते ज़्यादा हो। एक ड्रामा भी बड़ा हिट हुआ, मेरे पास तुम हो। अब उसमें जब ड्रामा ख़त्म हुआ तो हर कोई किसके लिए रो रहा था, दानिश के लिए, कि जी बड़ी ज़्यादती हुई उसके साथ, देखें जी कितना दर्दनाक उसका अंजाम हुआ। ठीक है, दर्दनाक अंजाम हुआ, लेकिन आप वो देखें कि उसकी जो लैकिंग्स थी शुरू के एपिसोड्स में, ये शुरू के एपिसोड्स में जो उसकी वो बेगम थी, क्या नाम था उसका मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, उसने वो शुरू में उससे बहुत लॉयल भी रही। ठीक है, बड़ी लॉयलिटी भी उसने शो की। शुरू में वो उसको उस तरह से सपोर्ट नहीं कर सका। स्टार्ट में इवन वो जो विलन था, क्या नाम था पता नहीं उसका, जो भी है, खैर अदनान सिद्दीकी, लाइक मुझे उसका रियल नेम याद। तो जो विलन था उसने भी शुरू में बड़ा अच्छा किया, उसको सपोर्ट किया, सारा कुछ किया, स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट की बात करूं। लेकिन क्या वो जो हमदर्दी थी जो शुरू में उसकी बेगम के लिए लोगों के दिलों में थी कि वो बड़ी लॉयल है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर पा रहा, संभाल नहीं पा रहा, लेकिन वो फिर भी उसके साथ लॉयल है, मेहनत कर रही है, सब कुछ कर रही है। ठीक है, अपने ख़ानदान को इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है, क्या एंड पे वो हमदर्दी बाकी रही लोगों के लिए, लोगों के दिलों में उस फीमेल कैरेक्टर के लिए क्या वो हमदर्दी बाकी थी? नो, इट वॉज नॉट देयर। ठीक है, क्यों कि हमारा जो एंड था वो इस कदर पावरफुल था कि उसने वो सारी की सारी वो जो पिछली स्टोरी थी उसको क्या किया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, ओवर शेडो कर दिया उसको। तो हम पैसेज में भी यही करते हैं। एग्जाम्पल आपको सिर्फ इसलिए दी सो दैट यू कैन रिलेट। हम क्या करते हैं, पैसेज में भी यही करते हैं कि पूरा पैसेज पढ़ते हैं, एंड वाला जो पैसेज उसने लिखा होता है ना तबाही किस्म का, तो उसको हम पढ़ के क्या हो जाते हैं, बस उसी में गुम हो जाता है, फ्लैट हो जाते हैं कि बस यही कहना चाहते। ऐसा नहीं है। ठीक है, बहुत ये दो चीज़ें हैं, एक तो फोकस रहें और स्टार्ट और एंड के बारे में जो है वो बहुत मुहतात रहें। मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दे देता हूँ। देखें, आपका एक वो है स्टोरी गॉड बी प्रेज्ड, उसका स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट पे उसका होता है कि जी वो तो बड़ी लाविश ज़िंदगी गुजार है मौलवी अबुल, अंगूठियाँ पहनी हुई हैं, खुशबूदार तेल लगा रहा है, पगड़ी बांधी हुई है। ठीक है, लोगों में पैसे तकसीम कर रहे हैं, एंड ही इज़ हैविंग अ जेम ऑफ अ लाइफ, बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार है। लेकिन क्या उस स्टोरी का थीम मौलवी अबुल की जो शान शौकत है उसको हाईलाइट करना है? नो, उसका थीम क्या था, मौलवी अबुल की सफरिंग्स को हाईलाइट करने। सो जो पहले 1-2 पैसेजेस थे वो अपने स्टोरी के थीम के टोटली उलट थे, उसके टोटली अपोजिट थे। ठीक है, इसके बाद सपोज आप कोई और एग्जांपल ले लें, द मैन हू वाज अ हॉस्पिटल की ले लें। ठीक है, जब वो स्टार्ट करता है तो हमें क्या लगता है,
कि जिससे वो तो सारी बीमारियां उसको लाक हो गई, ये भी पढ़ रहा तो ये भी लाक है, ये भी इसके सिम्टम्स भी हैं। लेकिन कंक्लूजन क्या होता है, उसका मेन थीम क्या है, टू एक्सपोज द फुलिशनेस, ठीक है, वो जो हमाकत है उसकी, नॉनसेंस एटीट्यूड है, उसको बेसिकली एक्सपोज करने के लिए जो है ये सारा का सारा ऐसे जो है वो लिखा गया, ठीक है। या सपोज कोई और चीज़ आप देख लें, चाइनाज वे टू प्रोग्रेस देख लें, आपका 8th ऐसे है, उसके पहले 1-2 पैसेजेस क्या हैं, चाइना की सफरिंग के बारे में है कि किस तरह चाइना को बुलाया जाता रहा, कैसे वेस्टर्न्स का एटीट्यूड क्या था। पहले 2-4 लाइंस, पहला पूरा पैराग्राफ क्या है, इसी चीज़ पे। लेकिन अल्टीमेटली क्या है, थीम उसका क्या है, टू शो द ग्लोरी ऑफ पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। तो ये होता है कि जब आप उसको पूरा के पूरा जो है वो एनालाइज नहीं करते, ठीक है। आपने एंडिंग और स्टार्ट के बारे में मोहतात रहना है, इससे इम्प्रेस नहीं होना, ना स्टार्ट से इम्प्रेस होना है ना एंडिंग से इम्प्रेस होना है। आपने पूरे के पूरे टेक्स्ट को जो है वो इवेल्युएट करने हैं, उन एंड ओनली देन यू विल बी एबल टू कम टू द राइट। नंबर 15 पे दैट इज टाइटल क्वेश्चंस, ठीक है। टाइटल के मुतालिक बहुत से जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। अब कि इसका कोई सजेस्ट सूटेबल टाइटल, वो क्वेश्चन इस तरह से होता है। अब इसमें आपने 2 चीज़ें जहन में रखनी है टाइटल वाले क्वेश्चन में जब आप टाइटल चूज करेंगे। नंबर 1 तो क्या होना चाहिए, इट शुड बी कॉम्प्रिहेंसिव। टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे का पूरा जो थीम है वो कॉम्प्रिहेंसिवली बयान हो, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट प्रीरेक्विजिट, दैट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ अ टाइटल। दूसरी चीज क्या इसमें होनी चाहिए, दूसरी चीज इसमें होनी चाहिए दैट इट मस्ट बी ब्रीफ, ठीक है, मुख्तसर से मुख्तसर, ठीक है, एक वर्ड पर मुश्तमिल, 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल। कोशिश करें कि मिनिमम वर्ड्स जो है वो आपके यूज़ हो। हाँ, अगर आप समझते हैं कि ब्रीफ करने के चक्कर में कॉम्प्रिहेंसिव नहीं रहा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी क्या होगी, दैट इट मस्ट बी कॉम्प्रिहेंसिव। ये ब्रीफ होना ये क्या है, ये सेकंड पे। हमारे यहाँ टाइटल बड़े अजीबोगरीब किस्म के आते हैं। मैं कुछ 1-2 टाइटल्स फिर मूवीज़ और ड्रामास के एग्जाम्पल्स आपको दूंगा, और बात तो बिल्कुल बेमतलब टाइटल होते हैं। मसलन ये जो अभी ड्रामा जिसकी अभी हमने एग्जांपल मैंने आपको दी, मेरे पास तुम हो, एक जस्ट ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर रहा हूँ। फॉर मी इसका ज़्यादा बेहतर टाइटल बेवफाई होना चाहिए था, ठीक है, फरेब हो सकता था, ठीक है, जुदाई हो सकता था, कुछ इस टाइप का। अब मेरे पास तुम हो का उस ड्रामे के थीम से कोई ताल्लुक एक तरह से नहीं था, एक तरह से, और इतना लेंथी टाइटल था, ठीक है। फिर हमारे जो नेबर्स हैं माशाल्लाह इंडियंस, वो हमसे भी 2 हाथ आगे निकल जाते हैं। उनके ड्रामे के टाइटल होते हैं क्योंकि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, वो 2 जुमलों पर मुश्तमिल जो है वो टाइटल बना देते। तो ये इस तरह की हरकत जो है वो आपने नहीं करनी। बी वेरी ब्रीफ एंड बी वेरी कम्प्रीहेंसिव, ठीक है। कम्प्रीहेंसिव नंबर 1 पे होना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए कि जो उसके मौजू को कवर ना करे, ठीक है, डिटेल्ड होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है उसको ब्रीफ भी होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स उसके दे देता हूँ। मसलन यूजिंग द साइंटिफिक मेथड है, तो अब वो उसमें ये भी कर सकता था, चीज़ें तो उसने 3-4 डिस्कस की हैं ना, डिजीज़ कंट्रोल है, फूड प्रोडक्शन है, सैनिटरी कंडीशंस हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, बेटर एटीट्यूड्स हैं, ये 3-4 चीज़ें डिस्कस की हैं। अब इनको वो ये भी कर सकता था कि बेटर एटीट्यूड, बेटर सैनिटरी कंडीशन, बेटर डिजीज़ कंट्रोल एंड बेटर प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया, उसने कहा कि ये चारों चीज़ें इनके बेस पे, इनके रूट पे क्या चीज़ है, दैट इज़ द साइंटिफिक मेथड। ऑल दीज थिंग्स आर अचीव्ड बाय द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो उसने टाइटल बजाय ये लंबा चौड़ा टाइटल देने के उसने क्या कर दिया,
उसने सिंपल एक छोटा सा टाइटल दे दिया, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। सो जो कॉम्प्रिहेंसिव भी है और ब्रीफ भी है। कॉम्प्रिहेंसिव क्यों है कि चारों की बेस लाइन में क्या हो रहा है, यूज क्या हो रहा है, वी आर यूजिंग द साइंटिफिक मेथड। और ब्रीफ भी है क्योंकि वो 4 चीज़ें 5 चीज़ें अलग से डिस्कस करने की बजाय उसने क्या किया है, उसने 2-3 वर्ड्स में जो है उसने अपना पूरे का पूरा जो मुद्दा है, पूरे की पूरी जो थीम है उसको एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है जी। सो ये इस हवाले से जो है टाइटल क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए और ब्रीफ होना चाहिए, लेकिन इसमें भी नंबर 1 प्रायोरिटी हम देंगे उसके कॉम्प्रिहेंसिव होने को। अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है तो फिर हम ब्रेविटी को नहीं देखेंगे, फिर ब्रीफ होने को नहीं देखेंगे, पहले इसको देखेंगे। ठीक है, जैसे चलें एक और एग्जांपल में अभी आपको देता चला जाता हूँ साथ ही। आपका एक लेसन है एंजल एंड द ऑथर्स एंड द अदर्स। अब उसमें वो एंजल एंड द ऑथर भी कर सकता था, ठीक है, खाली एंजल भी कर सकता था क्योंकि मेन तो एंजल से है ना। लेकिन अगर वो खाली एंजल करता तो फिर ऑथर के बीच में कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं आता, और अगर वो खाली एंजल एंड द ऑथर करे तो फिर भी टाइटल कंप्लीट नहीं है, इसलिए कि उसमें सिर्फ एंजल और ऑथर का जिक्र नहीं है, दूसरे बहुत से बेशुमार इवेंट्स का, बेशुमार लोगों का जिक्र जो है वो उसमें मौजूद है। ठीक है, तो चूंकि वो उसमें एंजल भी था, ऑथर भी था और दूसरे भी थे, तो इसलिए उसने ब्रेविटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसने फिर क्या किया है, यहाँ ब्रेविटी जो है उसको उसके ब्रीफ होने को नहीं देखा, उसने क्या देखे, नंबर 1 ऑप्शन पे गया है, दैट इज कि a title should be comprehensive। ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। रीऑर्गेनाइजेशन क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन है joining the scattered pieces of information। कि जो scattered pieces of information है उनको आपने क्या करना है, उनको इकट्ठा करना है, उनको ज्वाइन करना है। बिखरी हुई इंफॉर्मेशन होती है नॉर्मली आपके पास ना, एक टॉपिक के मुतालिक, एक वाक़े के मुतालिक बहुत सी रीजंस होती हैं और वो पूरे टेक्स्ट में जो है वो बिखरी होती हैं। आपने क्या करना है, ऐसी ऑप्शन होनी है जिसमें वो सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हों। मसलन मैं आपको आपके टेक्स्ट की एग्जांपल दे देता हूँ। आपका एक लेसन था बटन, उसमें वो कहते हैं कि व्हाट वर द रीजंस दैट नॉर्मा गेव टू परसुएड हर हस्बैंड, कि उसने अपने खामन को परसुएड करने के लिए क्या क्या रीजंस दी। अब उसमें मल्टीपल रीजंस हैं। बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली एक आधी कर लेते हैं, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ इधर नीचे आप बच्चों के लिए, बी केयरफुल अबाउट व्हाट do not miss any point or do not add anything। ये 2 चीज़ें आपने ज़हन में रखनी, ठीक है। एक तो आपने कोई पॉइंट मिस नहीं करना। अब जैसे वो नॉर्मल वाला मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसमें बच्चे क्या करते हैं, 1-2 रीजंस दे देते हैं। सबसे ज़्यादा वो देते हैं कि जी वो अपना लाइफस्टाइल इंप्रूव करना चाहती थी। नहीं, वो ये रीज़न तो एक रीज़न है। इससे पहले वो क्या कहती है, मे बी सम सेंट्रल मिलियनियर इज प्लेइंग गेम्स विद द पीपल, मे बी इट इज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट। फिर वो कहती है कि दे आर जस्ट डूइंग इट फॉर सम रिसर्च प्रोजेक्ट टू एनालाइज द रिएक्शंस ऑफ द पीपल, ठीक है। फिर वो कहती है कि इफ इट इज सम ओल्ड चाइनीज पीजन 10,000 माइल्स अवे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। वो और इफ इट इज सम डिजीज नेटिव इन द कॉन्गो, कहता मर भी जाए तो फिर क्या है, ठीक है। देन वो फिर कहती है कि दे आर जस्ट सेइंग दे वुड किल समवन, ठीक है। यू डू नॉट थिंक दैट दे वुड रियली किल समवन, डोंट यू, ठीक है। कि वो सिर्फ कह रहे हैं हमारे मरेंगे नहीं, मैंने फेक किया बात, ठीक है। तो ये सारी रीजंस आपने उसमें मेंशन करनी होती है अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।
तो यहाँ चूंकि आपको खुद क्रिएट नहीं करना जवाब, यहाँ पर तो लिखा लिखा है जवाब, ऑप्शंस मौजूद हैं, तो कोशिश आपने वो करनी है कि वो पॉइंट चूज़ करें, वो ऑप्शन चूज़ करें जिसमें कोई भी पॉइंट मिस ना हो, कोई भी रीज़न मिस ना हो। इसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्स्ट। और दूसरा, ऐसी कोई ऑप्शन चूज़ ना करें जिसमें कोई चीज़ ऐसी ऐड हुई है जो पैराग्राफ में शामिल नहीं है। याद रखें, आपने खुद से कोई चीज़ पैराग्राफ में ऐड नहीं करनी। यू नीड नॉट ऐड एनीथिंग, ठीक है, आउट ऑफ योर ओन इंटेलिजेंस। कोई आपको जो है ना वो अरस्तु बनने की जो है वो वहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है जी, टोन एंड एटीट्यूड। आपसे पूछा जाता है कि इस जुमले की टोन क्या है। अब इंसान को अल्लाह ने इतनी ज़बरदस्त सलाहियत दी है कम्युनिकेशन की कि ये एक ही जुमले को, एक ही वर्ड को मुख्तलिफ अंदाज में बयान कर सकता है। आपने वो सब ने मूवी देखी होगी पीके, उसमें वो कहता है कि तुम लोग के यहाँ भाषा का बड़ा प्रॉब्लम है, एक ही वर्ड को मुख्तलिफ अंदाज में कहते हो। फिर वो कह के भी दिखाता है कि अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, और ये सारी पुट वेरिएंट जो है वो दिखाता है। ठीक है, हम कहते हैं आम डे टू डे लाइफ में भी हम कहते हैं तो शहजादा है, ये एक स्टाइल है। एक है शहजादा ही है तू, बिल्कुल उसका स्टाइल जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। वो उस शहजादे का क्या मतलब है कि तू इंतहाई फजूल आदमी है, और पहले वाले शहजादे का क्या मतलब है कि यू आर अ वेरी जेम ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो बहुत ही खूब अच्छे बड़े शानदार आदमी। ठीक है, तो टोन एंड एटीट्यूड के क्वेश्चंस जो है वो भी बहुत जो है वो कॉमनली आपको आते हैं। अब टोन किस तरह की हो सकती है? फैक्चुअल टोन भी हो सकती है कि आप कोई हकीकत बयान कर रहे हैं। इसके बाद डायरेक्टिव भी हो सकती है कि आप उसे जो है वो हुक्म कर सकते हैं। सटेरिकल, तंजिया भी हो सकती है। इसके बाद आयरॉनिक, आयरॉनिक कहते हैं तजाद, कि जो आप कहना चाह रहे हो वो एक्चुअली वैसा ना हो। जैसे हम कहते हैं कमाल आदमी है यार तू, अब इसका ये मतलब नहीं होता कि आप बहुत कमाल आदमी है, इसका मतलब तो फजूल आदमी है। ठीक है, या हम कहते हैं ओ यार वो बादशाह बंदा है, छाट बना। ठीक है, अब वो ये नहीं है कि वो उसको बादशाह बना दिया उसने, उसका मतलब ये है कि वो एक नॉनसेंस आदमी, अहमक आदमी है, उसके बारे में जो है वो कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम कहते हैं आयरॉनिक टोन। ठीक है, इसके बाद फिर फनी या मॉकिंग भी आ जाती है। ठीक है, कि आप किसी का मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, शुगर लगा रहे हैं, तवा लगा रहे हैं किसी का, तो वो भी एक टोन आ जाती है। इसके बाद आपकी क्वेश्चनिंग या इंट्रोगेटिव टोन, सवाल पूछ रहे होते हैं आप इससे। ठीक है, और फिर आपकी जो है वो एक्सक्लेमेटरी टोन आ जाती है, जिस बात का आप इज़हार करते हैं। जैसे आप कहते हैं यस, अब ये नहीं इसका मतलब होता हाँ अच्छा। एक यस का क्या मतलब है? हाँ, मतलब आप वैसे मुझसे कहें कि जी कोई भी बच्चा कि सर विल यू हेल्प मी, तो मैं क्या कहूँगा? यस। ठीक है, और वही बच्चा आके मुझे कहे कि सर आपका हज का टिकट निकला है, तो मैं कहूँगा यस। ठीक है, ये वाला जो यस है ये क्या होगा? ये उसको जवाब नहीं मैं दे रहा कि हाँ मुझे पता है मेरा हज का टिकट निकला है। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सक्लेम कर, खुशी का इजहार कर। ठीक है, तो ये कुछ टोन्स जो हैं वो इस तरह से जो है वो हम इनको डिस्कस करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चंस।
ठीक है, अब ये जो अगले 2 क्वेश्चंस आ रहे हैं ना बेटे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये ना ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं अभी बता देता हूँ क्यों। कॉज एंड इफेक्ट में आपने क्या करना होता है, to establish the reason of some event, ठीक है, किसी वाक्य की वजह बयान आपने करनी होती है। इसमें जो सबसे जरूरी चीज है, मैं उसको रेड में लिख रहा हूं आप बच्चों के लिए, आपने नहीं ओपिनियन बतानी अपनी, जो उसने ओपिनियन बताई हुई है ना उसके अकॉर्डिंगली मूव करना है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बज़ाहिर आपको ये लग रहा है, बज़ाहिर आपको ये लग रहा है कि आपने कॉज एंड इफेक्ट में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। नो इट इज़ नॉट, इट्स अ ट्रैप, ठीक है। आपने खुद से नहीं कुछ करना, आपने जो उसने किया हुआ है उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो क्या करना है, आपने मूव करना है, ठीक है। जो कॉजेज जो इफेक्ट्स उसने बताए हुए हैं उन्हीं में से, ठीक है, यू ओनली नीड टू पिक, जो कुछ उसने बताया हुआ है उसी में से जो है वो आपने पिकअप करना है। इसके अलावा जो है वो आपने और कोई चीज़ जो है वो इस तरह अपने से जो है वो आपने ऐड नहीं करनी। इसके बाद जो हम अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चंस पर जाते हैं। प्रेडिक्शन ये कंक्लूजन क्वेश्चन, अब इसमें क्या करना होता है, आपने प्रेडिक्ट करना है, कंक्लूड करना है चीज़ों को ना, ठीक है। इसके लिए भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही वाली है, मैं इसको इधर लिंक कर रहा हूँ, ठीक है। Do not शेयर योर ओन ओपिनियन। आपने अपनी कंक्लूजन नहीं देनी, अपनी प्रेडिक्शन नहीं देनी। ये ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए है, मैं इसकी हमेशा एग्जांपल दिया करता हूँ। अब जैसे अम्मी अब्बा से पूछे ना कोई इख्तलाफी बात, कंट्रोवर्शियल चीज़ कोई पूछ लें, इजाज़त ले लें, आपको पता भी हो कि अम्मी अब्बा इस बात पे खुश नहीं है, ठीक है, तो बाज़ों का माँ बाप जो है ना वो आपको एक बड़ा जवाब देते हैं। आप बच्चों को ये सुन के आप बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी, वो कहते हैं अच्छा ठीक है जिस तरह तेरी मर्ज़ी, ठीक है, ठीक है जैसे मर्ज़ी कर लो। अब वो जो जैसे मर्ज़ी कहा जा रहा होता है, आपके एल्डर्स से भी कहा जाता है सम टाइम, ठीक है, हम टीचर्स भी कह देते हैं, लेकिन वो जो कहा जा रहा होता है ना जिस तरह तेरी मर्ज़ी, वो मर्ज़ी आपकी नहीं होती। वो क्या मैसेज क्या दिया जा रहा होता है कि भाई मर्ज़ी तूने मेरी ही करनी है। बज़ाहिर आपको कहा जा रहा होता है ठीक है जैसे मर्ज़ी कर ले, लेकिन वो आपकी मर्ज़ी एक्चुअली नहीं होती। वो मर्ज़ी किसकी होती है, वो मर्ज़ी आपके पेरेंट्स ही क्या सजेस्ट कर रहे होते हैं कि भाई मर्ज़ी हमारी ही है, लेकिन कह रहे होते हैं कि ठीक है जैसे तेरी मर्ज़ी। तो यहाँ भी वही है कि वो बज़ाहिर आपको कह रहे हैं कि आपने अपनी प्रेडिक्शन कंक्लूजन देनी है, लेकिन आपने अपनी प्रेडिक्शन और कंक्लूजन नहीं देनी। आपने उसी ने जो थॉट्स दिए हुए उनके मुताबिक ही कंक्लूजन या प्रेडिक्शन को जो है वो फाइनल करना है। दैट इज कॉल्ड लिटरल और लिटरल और फैक्चुअल क्वेश्चंस ये किसी हद तक जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन से मिले होते हैं।
ठीक है, मैं सॉरी मिलते हैं उनसे, ठीक है। आपसे किसी ऐसी चीज़ के बारे में, किसी ऐसे फैक्ट के बारे में पूछा जा रहा होता है, ठीक है, कि जो ऑलरेडी उस पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। मसलन आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि जी व्हाट इज द करंट रेट ऑफ ठीक है, व्हाट इज द करंट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ये इसका क्लियर कट फैक्चुअल डायरेक्ट जवाब जो है वो आपको वहां पर दिया गया होगा। सो इसमें वही जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में हमने बात कही थी, आपको एक मैंने बात याद करवाई थी कि सीधी बात नो बकवास, ठीक है। यहाँ पर कोई आए बाएं शाय नहीं करना, जो फैक्ट की बात है जस्ट आपने उसी को फोकस करना है, ठीक है बेटे। एंड दैट कंक्लूड्स आवर लेसन फॉर टुडे। और मुझे यकीन है कि आप सबने बहुत इसको एंजॉय किया होगा, और टू द बेस्ट हमने इसको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन या मैक्सिमम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इसको डिस्कस किया है। और आई डू एश्योर यू कि ये आपको बहुत ही ज़्यादा, अगर आप इस सारे जो कुछ हमने डिस्कस किया इसको ग्रैब कर लें, ग्रैस्प कर लें, अंडरस्टैंड कर लें, रिवाइज कर लें, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आप बार बार भी उसको सुन सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस सब कुछ को नोट कर लें, समझ लें तसल्ली के साथ, तो आप आई कैन गारंटी यू इंशाल्लाह कि यू विल बी एबल टू स्कोर 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 10 MCQs की बात करूं, ऑब्वियसली मार्क्स तो उसके 40 हैं, तो यू विल बी एबल टू स्कोर 100% मार्क्स इन योर कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, ठीक है बेटे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप बच्चों का, जीते रहें।